हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस एनालिसिस पर। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुई ना, उसकी पहली वीडियो है। हम आपको सामाजिक विज्ञान की पहली वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो आपका उदय चैप्टर है ना, यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो कि हमें पता है इतिहास का है। किसका? इतिहास का। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, आप सभी को पता है। और आपको ये भी पता होगा कि इतिहास में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इतिहास की प्रिपरेशन करनी है और पहले 2 चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको ये 6 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम पहला चैप्टर जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लेकर आए आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अगर आपने सबसे पहले मान लीजिए अगर आपने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है अगर आपने वो प्रिपेयर कर लिए, इसके बाद जितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपके हैं लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी, वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पर आपको जो तरीका बता रहा हूँ, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको तैयार करने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है। अगर आपने दीर्घ उत्तरीय तैयार कर लिए तो आपके लघु, अति लघु सब आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने? 6 नंबर के। यानी कि अगर आप लोग देखा जाए तो पहला जो चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे मुश्किल का 3 से 4 जो क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं और बस बदल बदल के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, जिनको आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए तो ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे आप लोग तैयार करना है। तो देखिए, जैसा यहाँ पर दे रखा है आपको ऐसे ही लिखना है, नोट्स बनाते हुए आपको साथ में चलना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। देखिए, जो ये आपकी इतिहास होती है ना, इसको याद करने का केवल एक ट्रिक होता है, इसको ज्यादा से ज्यादा समझो। यानी कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था ना, आपको पता है? नहीं पता ना, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। और मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल भी चैप्टर मत पढ़ो, क्योंकि अगर आप लोग एक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर तैयार कर लोगे तो आपको लघु उत्तरीय, अति लघु सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देखिए, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। क्या दे रखा है? इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बदल के पूछ सकता है आपसे कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए, आपको बताना है कि इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, या फिर इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। दोनों का एक ही आंसर होगा, याद रखिएगा, दोनों का एक ही आंसर होगा। समझ में आया मेरे बच्चों? तो देखिए, यहां से आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स की इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी या फिर आरंभ हुई थी। आप लोग समझना है, केवल की पॉइंट्स को आपको टारगेट करना है। की पॉइंट्स, यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है कि इटली की जो एकीकरण की प्रक्रिया थी ना, वो आपकी 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो आपका की पॉइंट मिला? आपको नहीं मिला। तो आपको की पॉइंट मिला स्टूडेंट्स की जो इटली की एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। अब आगे आप लोग पहला पॉइंट डाल के लिखोगे कि इटली के एकीकरण के समय, यानी कि जो इटली का एकीकरण जब चल रहा था तो उसी समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों में या फिर बहुराष्ट्रीय हेल्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था? बिखरा हुआ था। किसमें? बटा हुआ था। किसमें? यानी कि जो इटली के एकीकरण जब चल रहा था उस समय अनेक वंशानुगत राज्यों वह बहुराष्ट्रीय हेब्सबर्ग साम्राज्यों में आपका इटली जो था वो क्या था? बिखरा हुआ था। तो आप लोग इसे की पॉइंट्स की, यहाँ पर की पॉइंट्स पकड़ो और की पॉइंट्स पकड़ को आपको याद करना है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, आपको की पॉइंट्स को ध्यान रख के याद करना है, ठीक है। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इतावली भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। यानी कि जो आपकी इटावली भाषा थी वो पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी, ठीक है। क्यों नहीं बोली जाती थी, इस पर हमको चर्चा नहीं करनी है, बस हमें अपने पॉइंट्स को टारगेट करना है। यानी कि इटली जो, यानी कि जो आपकी इतावली भाषा थी जो कि आपकी इटली में बोली जाती थी, वो इटली में, संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर केवल इसके अनुरूप प्रचलित है। अब अनुरूप कहने से तात्पर्य प्यारे बच्चों ये है, जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे कि आप लोगों के यहाँ कोई भाषा बोली जाती है, मान लेते हैं आप लोगों के यहाँ कोई भाषा बोली जाती है, लेकिन उनमें से कोई लोग ही हैं जो उस भाषा को बोलते हैं, बाकी लोग सिटी की यानी कि शहर की भाषा बोलते हैं।
तो इससे मतलब ये है कि उसके अनुरूप प्रचलित है, लेकिन वह भाषा बोली नहीं जाती। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कि उस भाषा को केवल और केवल हम लोग ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर हमें उसका मतलब यानी कि उसका यूज होता है, अन्यथा हम उसको हर जगह यूज नहीं करते। तो ऐसी जो भाषा होती है उसके अनुरूप प्रचलित होते हैं। तो ये पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते तीसरा पॉइंट जो हमारा है। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा है कि 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके अनेक कारण, यानी कि जो 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनके कारण इतावली राज्यों में एक बिखराव आ गया। ठीक है, जिन्हें संगठित करने के लिए जो आपके सार्डिनिया पॉइंट, यानी कि जिन्हें समझने की यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप लोग यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, यानी कि 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे ना, उनके कारण कई राज्यों में बिखराव आ गए थे, जिनको जिनको यानी कि उन बिखराव को दूर करने के लिए सार्डिनिया पिंडमोंट के जो शासक थे ना, उन शासक का नाम क्या था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये एक साइका थी, यानी कि एक लड़की थी, यानी कि एक महिला थी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आई थी। यानी कि इस जो बिखराव हुआ था ना, इसको दूर करने के लिए जो आपकी विक्टर इमैनुअल द्वितीय थी वो आगे आई थी। आपको एक बार इस पॉइंट को और अच्छे से पढ़ना है कि 1831 और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारों विद्रोह असफल हुए थे ना, उनके कारण पूरे इतावली राज्यों में बिखराव आ गए, जिन्हें संगठित करने के लिए जो आपके सार्डिनिया पिंडमोंट के शासक थी ना, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, वो आगे आई थी। तो आई होप सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, अदरवाइज आप लोग इसे खुद से भी लिख सकते हो। केवल आपको की पॉइंट्स को यहाँ पर टारगेट करना है। पहला की पॉइंट्स आपका क्या? 1831 से 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए उनमें कई बिखराव आ गए, जिनको दूर करने के लिए आपके जो सार्डिनिया पिंडमोंट के जो शासक थी विक्टर इमैनुअल द्वितीय, वो आगे आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर, यानी कि तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए हम इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। सो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगभग आपको 2 से 3 पेजेस में लिखना होगा, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लाइक 6 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप 1-1.5 पेज करके आ जाओगे तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं देगा कोई भी एग्जामिनर। क्योंकि एग्जामिनर यार बहुत सालों से कॉपी चेक करता आ रहा है, उसे पता होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्डों में लिखा जाता है, तो 2 से 3 पन्नों तो आपको मिनिमम है लिखना। ठीक है, अदरवाइज आपको की पॉइंट्स याद रखना है, बाकी आप लोग खुद से एग्जाम में बनाकर लिखना है। आपको ये रटना नहीं, आपको केवल और केवल टारगेट करना है की पॉइंट्स को। समझ में आया? आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर चौथा। हाँ, तो पॉइंट नंबर हमारा 4th है कि जो सार्डिनिया पिंडमोंट के प्रधानमंत्री थी या फिर प्रधानमंत्री थी, कावूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। यानी कि सार्डिनिया पिंडमोंट के प्रधानमंत्री कावूर ने, अब ये यहाँ पर ये प्रधानमंत्री थे, वहां की वो शासक थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री कौन है? आपका जो सार्डिनिया पिंडमोंट का जो प्रधानमंत्री है वो आपका कावूर है। कौन है कावूर? तो कावूर ने क्या किया? इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। क्या नेतृत्व प्रदान किया? फ्रांस और सार्डिनिया पिंडमोंट के बीच एक सुवर्ण संधि हुई। किसके बीच? फ्रांस राज्य और सार्डिनिया पिंडमोंट। किसके बीच? फ्रांस और सार्डिनिया पिंडमोंट के बीच क्या हुआ? एक सुविचारित संधि हुई, या फिर इसे ऐसे भी आप लोग किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, केवल आपको की पॉइंट्स को आपको टारगेट करना है। बातें समझ में आई बच्चों? इसके बाद देखिए हमारा 5वां पॉइंट कह रहा है कि 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिंडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। याद रखना यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिंडमोंट ने, किसने? सार्डिनिया पिंडमोंट ने। अब ये कोई राज्य है, याद रखना, किसी का नाम नहीं है पर्टिकुलर, ये एक राज्य है। ठीक है, तो 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिंडमोंट ने, यानी कि सार्डिनिया पिंडमोंट जो राज्य था उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। इसका मतलब है कि जब सार्डिनिया पिंडमोंट ने आपके इसको पराजित किया था ना, उसी समय जो ये युद्ध हो रहा था उसमें गैरीबॉल्डी भी शामिल था, और गैरीबॉल्डी के शामिल होने के कारण जो अनेक सैनिक थे उसके साथ जुड़े हुए थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका मतलब हुआ इस युद्ध में गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आप लोग लिखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये वाला, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यानी कि जो कोई पॉइंट होते हैं जिन्हें एग्जामिनर याद रखता है, काफी सारे, यानी कि जितने सभी पॉइंट्स को एग्जामिनर याद नहीं रखता है,
कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जिनको वो याद रखता है। तो जिसमें से ये हमारा पॉइंट है कि सार्डिनिया पिंडमोंट के सैनिकों ने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश लिया। यानी कि प्रवेश लिया, फिर यहाँ पर कह सकते हो प्रवेश किया, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर वैसा का वैसा ही नहीं लिखना है। तो मैंने जैसा लिखा है आप लोग वैसा लिखो, क्योंकि मैंने इसे खुद से अपने नोट्स से लिखा हुआ, काफी अच्छी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा गया है। आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा नहीं है थोड़ा सा अलग है आपकी बुक से, और बिल्कुल अलग नहीं कर देना, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अलग कर दोगे ना तो एग्जामिनर जान जाएगा बच्चे ने ये क्वेश्चन बनाकर लिखा है। तो आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल ही चेंज करा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ी बहुत चीजों को इधर उधर करना है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा चेंज कर दिया तो अपने एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सार्डिनिया पिंडमोंट के सैनिकों ने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश लिया या फिर प्रवेश किया तथा वहां के किसानों की मदद से स्पेन को पराजित किया। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, समझ में आना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है और आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखिए ये पॉइंट हमारा है, छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल को पूरी इटली का राजा घोषित किया गया। किसको? 1861 ईस्वी में। देखिए यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं आपके कि 1861 ईस्वी में किसको इटली का राजा घोषित किया गया। तो आपको विक्टर इमैनुअल को, किसके? विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित किया गया, किसमें? सन 1861 ईस्वी में। यहां से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, समझने की कोशिश करना और लास्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ना मुश्किल का 1.5 पन्ने का होगा, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, एक बार अच्छे से समझ लिया, तो आप लोग इतना लिखना, लेकिन इसके बीच बीच में आप लोग थोड़ा सा अलग से भी अपने मन से भी बना के लिख सकते हो। जैसे कि विक्टर इमैनुअल एक लड़की थी, महिला थी, उन्होंने ऐसा कार्य किया, वैसा कार्य किया, आप लोग बना कर लिख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने वो लिख कर लाया हूं, उनको आपको रखना है, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट कह रहा है कि सन 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी कि जो आपकी 1870 ईस्वी थी ना, उसी समय आपका इटली का एकीकरण जो था वो पूर्ण हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग मैंने आपको टोटल 2 3 4 5 लगभग 8 पॉइंट बताए हैं, टोटल 8 पॉइंट। इन 8 पॉइंट्स को अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो ये समझिएगा इसी से आपको लिखना है और आपको अलग से थोड़ा बहुत जोड़ देना है, ताकि जो एग्जामिनर वो आपको फुल में फुल मार्क्स दे सके। और देखिए अगर आपने पॉइंट में किसी भी आंसर को लिखते हो तो काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो कहते हैं ना कि इंप्रेशन मेक अ ब्रिलियंट। अगर आपको ब्रिलियंट बनना है ना तो इंप्रेशन बढ़ाना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की इटली के एकीकरण में मेजनी कावूर, एक मिनट, गैरीबाल्डी और के योगदानों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था, आपको पता है, अभी इसी के बारे में तो चर्चा की मैंने, इटली के एकीकरण के बारे में चर्चा की थी मैंने। तो जो इटली का एकीकरण हुआ था, इसमें काफी सारे जो आपके सैनिक थे उन्होंने आपका योगदान दिया था, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे सैनिक थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था, जिनको हमको पढ़ना है, उनके बारे में लिखना है। और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। इटली के एकीकरण में मेजनी कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ सकता है स्टूडेंट आपसे कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। पहले नेता आपके थे मेजनी, सेकंड थे आपके कावूर एंड थर्ड थे आपके गैरीबाल्डी, ठीक है। तो ये 3 नेता थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, जिनको आपको लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इटली का एकीकरण क्या था, फिर उनके बाद लिखेंगे मेजनी का योगदान, कावूर का योगदान, हम लोग के गैरीबाल्डी का योगदान, ठीक है। एक एक करके सभी के बारे में लिखेंगे और आपने थोड़ा सा भी घुमाना नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर लिखोगे तो आपका एग्जामिनर पता चल जाएगा, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, फिर आप बाद में कहोगे कि हमने आंसर लिख कर आए मगर नंबर नहीं मिले। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर चलना है, ठीक है। लास्ट में आपसे मैं एक खुशखबरी भी दूंगा तो उसको भी देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। हाँ तो देखिएगा इटली का एकीकरण आपको सामने दिख रहा है कि इटली का एकीकरण, तो आप लोग हेडिंग डाल लो इटली का एकीकरण या फिर स्क्रीनशॉट ले लो कि इटली का एकीकरण जो था ना, इटली का एकीकरण वो यूरोप के यानी कि आधुनिक यूरोप था ना, आधुनिक यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यानी कि इटलीकरण जो हुआ था ना, इटली का एकीकरण, वो पूरे आधुनिक यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी भी है, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य
इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसी समय जब आपकी इटली का एकीकरण हुआ था तो उसी समय जो इतना इटली था ना वो 7 राज्यों में बटा हुआ था या फिर विभाजित हुआ था, जिनमें से केवल एक इतावली राज घराने के अधीन था। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना, जिनमें से केवल एक इतावली राज घराने के अधीन था। इसका मतलब क्या है, यानी कि केवल और केवल एक ऐसा या फिर एक ऐसा परिवार था जो कि बटा नहीं था, बाकी सब बटे हुए थे। कौन सा परिवार था? इतावली राजघराना। ठीक है, यही केवल बटा नहीं था, बाकी सब बटे हुए थे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने, यहां इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर आपको अच्छे से लिखना है कि इटली के एकीकरण में देशभक्तों ने, सभी ने अच्छा योगदान दिया, लेकिन इनमें से कुछ देशभक्त ऐसे थे जो गैरीबॉल्डी, मेजनी, कावूर, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, इनका हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान था, जिनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, क्योंकि हम लोगों ने इटली का एकीकरण पढ़ लिया है। तो इटली का एकीकरण क्या था, तो आप लोग बताओगे इटली का एकीकरण आपकी आधुनिक यूरोप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और उस समय इटली के एकीकरण जब हुआ था तो इटली अपने 7 राज्यों में बटा हुआ था। केवल और केवल एक जो परिवार था इटावली राजघराने के अधीन था, बाकी सभी बटे हुए थे। फिर आप लोग लास्ट में लिख दोगे थोड़ा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेता गैरीबॉल्डी, कावूर और मेजनी का नेतृत्व निम्नलिखित है। इसके बाद आप लोग लिखोगे हेडिंग डाल के पहली कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। और ये बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई गई है आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग अभी से लग जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो चलिए आप लोग डालो हेडिंग की इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। ठीक है, अब यहाँ पर की पॉइंट्स को मैं आपको हाईलाइट करता चलूंगा, तो आपको उन्हें याद रखना है। तो मेजनी ने इटली के एकत्रित कर, मेजनी कौन था? एक नेता था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेजनी ने इटली को एकत्रित कर गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उसने क्या किया? सबसे पहला कार्य उसने गणराज्य बनाया। किसको? इटली को। इसके बाद सेकंड देखिए, उसने 1860 के दशक में इटली के एकीकरण हेतु एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कौन सन में? 1860 ईस्वी में उसने सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। किसने? मेजनी ने। इसके बाद देखिए, इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए उसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें ही पकड़ना है। अब लिखोगे आप लोग कि 1841 ईस्वी से 1848 ईस्वी में इस संगठन की सहायता से मेजनी ने सिसिली, नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु वह पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, तो बस इतना ही तो लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। अदरवाइज आपको और भी लिखना है तो आप लोग और भी लिख सकते हो, जैसे कि इटली एक बहुत ही सच्चा नेता था, उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया इटली के लिए, और इटली एक बहुत ही अच्छा राज्य है, और इटली में और मेजनी में काफी अच्छी बनती थी। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं जिनको एग्जामिनर चेक करता है, तो वो आपके यह पॉइंट्स हैं कि गणराज्य बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, और 1860 के दशक उसने एकत्रित किया, सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए उसने क्या? एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया, और इस यंग इटली की सहायता से उसने 1841 और 1848 ईस्वी से इसकी सहायता से मेजनी ने सिसिली और नेपल्स के विद्रोह को सफल बनाने का प्रयास किया, किंतु वह पूर्णतः सफलता नहीं पा पाया। तो पहला जो हमारा नेता था ना मेजनी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। हमारे सेकंड जो नेता थे गैरीबॉल्डी और कावूर, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान। किसका? कावूर का योगदान। इंपॉर्टेंट है, आपको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिखो, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। एग्जामिनर 6 नंबर पूरा देगा अगर आपने ऐसा लिख के आया। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही है जो आप लोगों तक लेकर आया है यूट्यूब पर, वरना ऑफलाइन में मैं ऐसे पढ़ाता रहता कोई फायदा नहीं मिलता। काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे तो और भी चीजें देखी जाएंगी। फिलहाल अभी जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ो। इटली के एकीकरण में कावूर का योगदान। देखिए कावूर एक उच्च शिक्षित, यहाँ पर अच्छे समझना, कावूर एक उच्च शिक्षित फ्रेंच भाषी था, किंतु वह कट्टर देशभक्त भी था। वो क्या था? कट्टर देशभक्त भी था। उसके कार्यों के विषय में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसके कार्यों के विषय में, इसे काट लो, ये गलत है आपका, उसके कार्यों के विषय में ग्रांट एवं टेम्परेल के द्वारा एक विचार दिया गया। किसके द्वारा विचार दिया गया? ग्रांट एवं टेम्परेल के द्वारा एक विचार दिया गया कि उसके प्रथम कार्य जो थे ना, आपके जो कावूर के जो प्रथम कार्य थे ना, वो किसके लिए? मशीनरियों के लिए क्या थे? हानिकारक थे, या फिर विनाश, मशीनरियों के लिए हानिकारक थे, या फिर उनके लिए विनाश भी था। परंतु इटली के एकीकरण ने मेजनी का, यानी कि कावूर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यही लिखा है ना कि उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य जो था ना, मशीनियों का विनाश भी था, परंतु इटली के एकीकरण ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, या फिर सबसे अधिक आकर्षित किया।
फिर आप लोग लिखोगे, इसको मैंने ग्रीन पेन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ पर हो सके तो आप लोग इसे इसको ब्रैकेट में कर देना पॉइंट लगा कर, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से, लेकिन आपको इसको नीले पेन से ही लिखना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ग्रीन पेन से मत यूज करना, वरना एक नंबर नहीं मिलेगा आपको, समझ लेना। यहाँ पर केवल और केवल अच्छी इंप्रेशन दिखाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आपको लिखना है कि कावूर ने क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की। यानी कि जैसे कि आप लोग किसी भी टीचर को इंप्रेस कर देते हो तो वो टीचर आपसे खुश हो जाता है, तो वैसे ही कावूर ने क्या किया, क्रीमिया में के युद्ध में भाग लेकर फ्रांस और इंग्लैंड की सहानुभूति प्राप्त की। यानी कि उसे बहुत ही उसको वो क्या कि इंप्रेस किया, किसको, इंग्लैंड और फ्रांस को। इसके बाद देखिए उसने क्या किया, 1858 ईस्वी में नेपोलियन के साथ प्रीलिमियर्स का समझौता भी किया। तो ये पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं कावूर के योगदान में, ठीक है। अदरवाइज आप कहोगे कि सर इसमें योगदान, यही तो योगदान है आपका पूरा, इसी को तो आपको लिखना है। अदरवाइज आपको अपने मन से भी आप लिख सकते हो। इसके बाद देखिए लास्ट जो हमारा बच जाता है नेता गैरीबॉल्डी, इसके बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा क्या, इसके बारे में भी अच्छा खासा लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर तो सब कुछ पढ़ेगा ना, वो थोड़ा एक दो पॉइंट पढ़ेगा, लेकिन अगर आपने शुरुआत अच्छी की तो लास्ट तो अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, लेकिन अब तो चल रहा है शुरुआत भला तो सब कुछ भला। तो इटली के एकीकरण में गैरीबॉल्डी का योगदान क्या है, तो गैरीबॉल्डी को इटली की सेना का निर्माता कहा जाता था। इटली के एकीकरण के लिए गैरीबॉल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। गैरीबॉल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर, किसके विद्रोह का लाभ उठाकर, सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर, तो यहाँ पर आप लिखोगे सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर किस पर अधिकार, उसने लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया। गैरीबॉल्डी ने सिसिली के विद्रोह का लाभ उठाकर उस पर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनेशिया पर आक्रमण करने की योजना तैयार की। इस समय कावूर, जो आपके कावूर थे ना, और गैरीबॉल्डी पर एक संदेश भेजा और राज्य अरबिया और मार्चेज, यानी कि अरबिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन के साथ अपने साथ मिला लिया। किसको मिला लिया अपने साथ, नेपोलियन को। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो आपका गैरीबॉल्डी था ना, ये एक इटली के सेना का निर्माता था, जिसने क्या किया था, इटली के एकीकरण के लिए गैरीबॉल्डी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। उसने क्या किया था, सिसिली के विद्रोह का फायदा उठाकर उसी पर कब्जा कर लिया। अब जैसे कोई अगर आपको थोड़ा सा ढीला कर रहा है तो आप लोग उसी का फायदा उठाकर उसी के ऊपर चढ़ जाते हो, तो वैसा कुछ कार्य गैरीबॉल्डी ने किया। उसने सिसिली का फायदा उठाकर उसी के ऊपर अधिकार कर लिया तथा रोम और वेनिसिया पर उसी समय आक्रमण करने की योजना तैयार की। और उसी समय उसने क्या किया, कावूर और गैरीबॉल्डी पर एक संदेश भेजा और उस संदेश में उसने क्या किया, अरबिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और बाद में नेपोलियन के साथ एक समझौता या फिर नेपोलियन के साथ बाद में मिल गया। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों ही नेताओं के बारे में लिखना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो आप लोगों को एक कार्य करना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि उनका भी कुछ ना कुछ कार्य हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, और हमारे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को जोड़ोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ोगे तो ना, क्योंकि हमारा चैनल अगर बड़ा होगा तो आपका भी नाम होगा, और जैसे ही जैसे आपका नाम होगा ना, तो वैसे वैसे हमारे अंदर भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन बढ़ेगा, जाकि हम आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपके लिए यानी कि इसके और क्वेश्चंस कराएंगे, 3 क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग आपको कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर कराएंगे बहुविकल्पी। इस प्रकार से सब कुछ हम आपको पूरा का पूरा करा देंगे और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा।